मेरे पास दुनिया की हर चीज को कॉपी करने की ताकत है, फिर भी मैं कुत्तों के साथ खाने के लिए लड़ने वाली जिंदगी जी रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत सिर्फ जादुई चीजों को ही कॉपी कर सकती है, लेकिन मैं एक आम इंसान होने के नाते भला मैं कोई जादुई चीज कैसे देख सकता हूँ। यहाँ तक कि जादू टोने के बारे में भी मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। मुझे लगा था कि मैं अपनी इस ताकत का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तभी मेरी मुलाकात एक बोलने वाले कौवे से हुई। उस रात गांव के एक गुंडे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया था। उसने मुझे लात मारकर आंगन में फेंक दिया और मैं सिकुड़कर एक छोटे पेड़ के सहारे बैठ गया। तेज बर्फबारी को देखते हुए मुझे होश खोता हुआ महसूस होने लगा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा काला कौवा पेड़ की डाल पर आकर बैठ गया। उसके फैले हुए पंख मेरे आधे शरीर के बराबर थे। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कितने साल के हो? मेरा नाम हैरी है, मैं 12 साल का हूँ। मैंने नींद में जवाब दिया और अपनी भारी पलकें उठाई। मैंने ठंड बर्दाश्त करते हुए चारों ओर देखा तो देखा कि मेरे सिर के ऊपर बैठा वो बड़ा कौवा चांदनी रात में मुझे ही घूर रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम बोल रहे हो बड़े कौवे? कौवे ने कहा, हैरी बच्चे, तुम आंगन के बाहर क्यों पड़े हो? अंदर क्यों नहीं जाते? क्या घर के अंदर तुम्हारे माता पिता है? अंदर मेरे माता पिता नहीं है, लेकिन ये मेरा घर है। वे मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। मेरे माता पिता के मरने के बाद गुंडों ने मेरे इस इकलौते घर पर कब्जा कर लिया। वे मुझे हर दिन टॉर्चर करते हैं और मुझे अपना खाना भी कुत्तों के मुंह से छीनना पड़ता है। ये सुनकर उस कीवे ने अपने पंख फैलाए और भारी आवाज में कहा, सारा, अपना खजाना मुझे दे दो और मैं तुम्हारे घर पर कब्जा करने वालों को जान से मार दूंगा। ठीक है? तुम कौन हो? मेरा परिवार बहुत गरीब है, हमारे पास कोई खजाना नहीं है। मैं कौन हूँ? जब हम जंगल के 3 दोस्त अलग हुए थे तो तुम्हारे दादा दादी मुझसे छिपते हुए रहने लगे। 50 साल बीत गए, फिर भी क्या हुआ? आखिरकार मैं ही सबसे ज्यादा जिया और अब मैं जादुई दुनिया में कदम रखने वाला हूँ। जादूगर? क्या तुमने कहा कि तुम एक जादूगर हो? अगर मैं तुम्हें खजाना दे दूं तो क्या तुम मेरी एक शर्त मानोगे? मैंने उस बड़े कौवे को पंख फैलाए देखा जो किसी को मारने के लिए उड़ने वाला था। उसने कहा, बिल्कुल, लेकिन मैं तुम्हारी सिर्फ एक शर्त मान सकता हूँ और वो भी ऐसी जो मैं पूरी कर सकूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना खजाना दूंगा और तुम मुझे अपना जादू सिखाओगे। ठीक है? तो तुम मेरा जादू सीखना चाहते हो? उसकी भारी आवाज रुक गई। मुझे जोर से हाँ में सिर हिलाते देख वो थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, मैं तुम्हें जादू सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम सीख नहीं पाए तो मुझे दोष मत देना और वो खजाना तो मेरा ही होगा। क्या तुम अभी भी सीखना चाहते हो? हाँ, मैं सीखूंगा। लेकिन फिर मैं परेशानी में पड़ गया क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि वो किस खजाने की बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं सोच रहा था तभी अचानक मेरे पीछे से वो छोटा पेड़ गायब हो गया जिसके सहारे मैं बैठा था। मैंने तुरंत पीछे की ओर हाथ बढ़ाकर खुद को संभाला। तभी मेरे हाथ में एक बहुत ही ठंडी सी चीज आ गई। मैंने नीचे देखा तो वो एक छोटी भारी डिस्क थी जो न तांबे की थी और न लोहे की। उस पर एक घने पेड़ का चित्र बना हुआ था। मैंने उस डिस्क को कसकर पकड़ा और ऊपर उड़ते हुए बड़े कौवे को देखकर बोला, अगर मैं तुम्हें ये खजाना दे दूं तो क्या मैं तुम्हारा जादू सीख पाऊंगा? इस पर उस बड़े कौवे ने अपना मुंह खोला और काव-काव करते हुए बोला, कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे इस पक्षी से उड़ना सीखोगे? ये सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या जो मुझसे बात कर रहा था वो ये बड़ा कौवा नहीं है? तो अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी काले कपड़े पहने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। सारा, तुमने खजाना तो नहीं खोया? मैंने फिर से जोर से अपना सिर हिलाया। वो बड़ा कौवा अब उस बूढ़े आदमी के कंधे पर जा बैठा। वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया। तब मुझे समझ आया कि मुझसे वो कौवा नहीं बल्कि ये बूढ़ा आदमी बात कर रहा था। होश में आते ही मैं दर्द सहते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। हम दोनों और वो कौवा उस छोटे से गांव से बाहर निकल गए। सुबह होने के बाद आखिरकार हम एक छोटे शहर में पहुंचे। मुझे खाना खिलाने के बाद उस बूढ़े आदमी ने फिर से मेरे साथ सफर शुरू कर दिया। शायद चलते चलते वो बोर हो गया था, इसलिए उसने अपनी भारी आवाज में मुझे जंगल के 3 दोस्तों की कहानी सुनाई। उनमें से एक का नाम स्मिथ था, दूसरे का जोन्स और तीसरी का नाम सारा था। वे तीनों 20 साल की उम्र में मिले थे। उन्होंने मार्शल आर्ट सीखी और कई लोगों को चुनौती दी और पूरे मार्शल आर्ट जगत में धूम मचा दी। जब वे लगभग 40 साल के हुए तो जंगल के वे 3 दोस्त साउथलैंड के सबसे मशहूर योद्धा बन गए। स्मिथ ने एक बार बताया था कि उसके पास एक खानदानी खजाना है जिसका संबंध जादू टोने से है, इसलिए जंगल के उन 3 दोस्तों ने जादू की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। लेकिन इसके बाद जो तीनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे उनके बीच दरार आ गई। स्मिथ अपने खानदानी खजाने और सारा को लेकर वहां से भाग गया और एक छोटे से गांव में छिपकर रहने लगा। उन्होंने शादी कर ली। फिर आगे की कहानी उस बूढ़े आदमी ने नहीं बताई, लेकिन मैं अपने मन में समझ गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे दादा दादी ही थे। बस अब 50 साल बीत चुके थे और उनके हिस्से में सिर्फ मेरे पिता आए जो बहुत साधारण थे और कम उम्र में ही मर गए। ये बूढ़ा आदमी पक्का वही जोन्स है। मास्टर, क्या अब आप जादू सीख चुके हैं? जादू सीखना इतना आसान नहीं है, मुझे बस थोड़ा बहुत ही जादू आता है। ऐसा कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अपना वो खजाना मुझे दे दो। मैंने वो घने पेड़ वाली छोटी डिस्क उसे दे दी, लेकिन मेरी आंखें फटी रह गई क्योंकि जैसे ही मैंने वो डिस्क उसे दी मुझे अपने दाहिने हाथ में फिर से उसी गर्म डिस्क का एहसास हुआ और इसके तुरंत बाद मेरी जेब में एक बिल्कुल वैसी ही कॉपी आ गई। उस बूढ़े आदमी ने मेरे इस अजीब बर्ताव पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक उसका शरीर जोर से कांपने लगा। ये तो स्प्रिंग वैली की निशानी है। तो बात यह है, मैं आखिरकार जादू की दुनिया में कदम रख सकता हूँ। वो टुशी के मारे उस छोटी डिस्क को कसकर पकड़े हुए था। उसने मुझसे कहा, तुम सारा के पोते हो और तुमने मुझे स्प्रिंग वैली की निशानी दी है। मैं सारा के साथ किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। अब मैं स्प्रिंग वैली जाऊंगा। इस सफर में मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाऊंगा। तुम कितना सीख पाते हो ये तुम्हारी अपनी किस्मत है। ये सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया
उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस दिन हम तीनों ने कई मील का सफर तय किया और एक छोटे से शहर के सराय में आराम करने रुके। मैंने जी भरकर खाना खाया। बच्चे इधर आओ, मैं तुम्हें जादू सिखाता हूँ। ये सुनकर मैंने जल्दी से अपना वो स्प्रिंग वैली का टोकन छिपा लिया और उसके कमरे में चला गया। कमरे में घुसते ही उसने एक चमकदार चाकू निकाला और कहा, खून निकालो। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे कंफ्यूज देखकर उसने मुझे समझाया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा जादू कोई आम जादू नहीं है। इसमें शुरुआत से ही खून निकालकर ऊर्जा बनानी पड़ती है और फिर उस नकली ऊर्जा से असली जादू जैसा असर पैदा किया जाता है। असली जादूगरों के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा खेल है, लेकिन आम लोगों के लिए हम किसी जादूगर से कम नहीं है। तब मुझे समझ आया और मैंने उसके इशारे पर चाकू से अपना खून निकाल लिया। जैसे ही मैंने अपने खून से ऊर्जा बनानी शुरू की, मैं पूरा ध्यान लगाकर जादू करने लगा। एक राउंड पूरा होने के बाद मुझे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। तभी उस बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा, अब जाओ और खुद से प्रैक्टिस करो। अगर कुछ भूल जाओ तो मुझसे आकर पूछ लेना। मैं अपना सिर झुकाए सूखते गले के साथ वहां से बाहर आ गया। तभी मुझे एक वेटर मिला जो 2 जिंदा मुर्गियां लिए उस बूढ़े आदमी के कमरे में जा रहा था। वो जल्दी ही बाहर आ गया और उसके तुरंत बाद कमरे से कुछ खाने की तेज आवाज आने लगी। मैंने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और अपने कमरे में जाकर प्रैक्टिस करने लगा। अगले 2 दिनों तक सफर करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे होंठ और मुंह बहुत ज्यादा सूख रहे थे। कितना भी पानी पी लूं, प्यास ही नहीं बुझती थी। मैं हर बार जी भरकर खाना खाता, फिर भी मुझे भूख लगती रहती थी। मैंने उस आदमी से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, तुम्हारे अंदर खून की कमी है, इसीलिए प्यास लग रही है। लेकिन मैंने अपना काम कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए खून वाले पत्थर नहीं खरीदूंगा। आज मैं तुम्हें 2 और जादू सिखाऊंगा और उसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। उस दिन उसने मुझे 2 जादू सिखाए और फिर बुरी तरह से मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। इन 2 जादू में से एक का नाम ब्लड ड्रॉप था, जिसमें शरीर के खून को गाढ़ा करके उसकी बूंदें बनाई जाती थी और फिर उन्हें शरीर से बाहर निकालकर अपने शिकार पर छोड़ा जाता था। ये बूंदें बारिश जैसी छोटी होने के बावजूद पत्थर और लकड़ी को चीर सकती थी और किसी की जान भी ले सकती थी। आम इंसान इसके वार से बच नहीं सकता। दूसरे जादू का नाम स्पिरिट रियरिंग था, जिससे वो बूढ़ा आदमी अपने खून का इस्तेमाल करके उस कीवे को खिलाता था और उसे इतना बड़ा कर दिया था। इस जादू से पाले गए जानवर अपने मालिक की हर बात मानते थे। आज उसने उस कीवे को खिलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। अपने कमरे में लौटकर मैंने ब्लड ड्रॉप जादू को आजमाने के लिए अपना खून निकालने की कोशिश की, लेकिन कोशिश करते ही मुझे घबराहट होने लगी। जैसे ही वो खून गाढ़ा होकर एक बूंद के रूप में मेरे शरीर से बाहर निकला, मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। कानों में सीटी बजने लगी, जैसे मैं उसी भयानक रात में पहुंच गया हूं जब मैं ठंड और भूख से मरने ही वाला था। तो क्या खून के शरीर से बाहर निकलने पर ऐसा ही लगता है? अगर इस जादू का एक भी वार खाली गया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा और मारा जाऊंगा। काश मेरे पास थोड़ा और खून होता। जैसे ही मैंने ये बात सोची, मेरे हाथ में एक और लाल रंग की खून की बूंद बन गई। मैं उस दूसरी बूंद को देखते हुए सोचने लगा, अगर ऐसा ही रहा तो मैं 2 बार हमला कर सकता हूँ। बस ये नहीं पता कि ये खून मेरे शरीर में वापस जा सकता है या नहीं। जैसे ही वो खून मेरी त्वचा के पास आया, मेरे शरीर ने उसे अपने आप सोख लिया। इसके बाद मेरे पूरे शरीर में एक गर्माहट सी फैल गई। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही एक डर भी सताने लगा। मैं जानता था कि ये राज किसी को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन मैं चाहे कितनी भी सावधानी क्यों न बरतता, उस बूढ़े आदमी को मुझ पर शक हो ही गया। 3 दिन के सफर के बाद उसने देखा कि वो बड़ा कौवा मेरे आसपास क्यों मंडरा रहा है। क्या मैंने उसे पेट भरकर खिला दिया है? लेकिन मेरे पास तो उसे खिलाने के लिए खून ही नहीं था। तो फिर मेरे शरीर में खून की कमी क्यों नहीं हुई, बल्कि मैं तो और भी ज्यादा तरोताजा लग रहा हूँ। बच्चे यहाँ आओ, मुझे देखने दो। मैं डरते हुए उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया और चुपचाप उसे देखने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी नब्ज चेक की। तभी वो हैरान होते हुए बोला, बच्चे तुम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, मुझे दिखाओ। मैंने उसकी बात मानकर जमीन पर बैठकर एक बार जादू किया। उसने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। ये जादू उसने इत्तेफाक से एक भागे हुए शैतानी जादूगर के गुलाम से हासिल किया था। आखिरकार उसे भी असली जादू नहीं आता था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उसने ज्यादा सोचना छोड़ दिया। वैसे भी कुछ ही दिनों में वो स्प्रिंग वैली पहुंचने वाला था। छोड़ो, तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन तुम करते रहो। अगर तुम प्रैक्टिस करते हुए मारे गए तो शायद सारा की आत्मा भी मुझे माफ कर देगी। इतना कहकर उसने मुझे छोड़ दिया। इससे मुझे बहुत राहत मिली। मैंने अपने कमरे में जाकर उस बड़े कीवे को खाना खिलाया और फिर से अपना खून निकालकर उसकी कॉपी बनाई और प्रैक्टिस करने लगा। मेरे अंदर खून की मात्रा फिर से बढ़ गई। इसके बाद हमने 2 दिन और सफर किया। रास्ते में अब लोग बढ़ते जा रहे थे। वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां और घोड़े थे, जिनके पीछे उनके नौकर चाकर और गार्ड्स चल रहे थे। वो सब भी हमारी तरह पूरब दिशा की ओर जा रहे थे। मास्टर, क्या ये लोग भी स्प्रिंग वैली जा रहे हैं? हाँ, ये सब भी अमर होना चाहते हैं, लेकिन क्या वो जादू सीख पाएंगे, ये उनके हाथ में नहीं है। आज हम स्प्रिंग वैली से आधे दिन की दूरी पर स्थित एक शहर में रुके। इस शहर का नाम सीक इमॉर्टल टाउन था। जो लोग जादू सीखना चाहते थे वो सालों से इसी जगह पर रुकते आ रहे हैं। इस शहर में बहुत भीड़ थी, जहाँ कुछ लोग महंगे कपड़े पहने और तलवार लिए घूम रहे थे, जिससे मेरे जैसे फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लड़के को उन्हें देखकर जलन होने लगी। मेरी ऐसी हालत देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने जो तुम्हें जादू सिखाया है, अगर तुम उसे कुछ सालों तक सीख लोगे तो तुम इन अमीर लोगों के बीच उठ बैठ सकोगे। तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में बिताओगे। ये सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस छुपकर अपनी जेब में रखा टोकन छुआ और हम एक सराय में जाकर रुके। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर गया, खिड़की के पास बैठे महंगे कपड़ों वाले एक आदमी ने मुझे देखा। उसके पास बैठी एक लड़की ने धीरे से कहा, मास्टर, उस पक्षी को देखिए। उस आदमी की
दिलचस्पी उसमें जग गई। ये बड़ा काला पक्षी तो बहुत शानदार लग रहा है। जॉन, जाओ उस पक्षी को मेरे पास लेकर आओ। जॉन नाम का वो आदमी मेरे पास आया और उसने उस केवे को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं जो अभी अभी गांव से आया था, मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। मैंने तुरंत उस बूढ़े आदमी की ओर देखा। मेरी ओर। क्या देख रहे हो? क्या मैंने तुम्हें जादू नहीं सिखाया है? उस बूढ़े आदमी के अपनी बात खत्म करने से पहले ही और मेरे कुछ भी समझ पाने से पहले वो बड़ा कौवा हवा में उड़ा और अपने नुकीले पंजों से उस आदमी जॉन के हाथों पर गहरी खरोंचें मार दी। जॉन दर्द से चिल्लाया और उसने अपनी तलवार निकालकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने तुरंत अपना ब्लड ड्रॉप जादू किया और उस आदमी पर छोड़ दिया। एक तेज आवाज के साथ वो खून की बूंद जॉन के कंधे को चीरती हुई लकड़ी की मेज के आर पार हो गई। जॉन मुझे हैरानी और डर से देखने लगा और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। अरे ये तो जादू है। और वो अमीर आदमी भी तुरंत उसके पीछे पीछे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तो आप एक जादूगर हैं। मैं साउथलैंड के प्रधानमंत्री का चौथा बेटा डेविड हूँ। कृपया हमें मार्श कर दीजिए। बूढ़े आदमी ने जमीन पर बैठे उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो कुछ हैरानी से मुझे देख रहा था। ये लड़का अपना खून निकालने के बाद भी खड़ा है। इसके शरीर में खून की कोई कमी नहीं दिख रही है। ये कितनी अजीब बात है। तुम सब खड़े हो जाओ, हमारी चीजें फिर कभी मत छीनना। लेकिन मेरे ऐसा कहने पर डेविड और बाकी लोगों को लगा कि मैं ताना मार रहा हूँ और उन्हें चोरी करने के लिए डांट रहा हूँ, इसलिए वे सब डरकर सिर झुकाने लगे। यंग मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने देखा कि वे उठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और माफी मांगना चाहते थे। मैंने सोचा, पर समझ नहीं आया कि क्या मांगूं। अगर मैंने कुछ नहीं मांगा तो शायद वे ऐसे ही घुटनों के बल बैठे रहेंगे। तभी मेरी नजर अपने कंधे पर बैठे कुएं पर पड़ी और मुझे एक तरकीब सूझी। क्या तुम लोग अपने साथ कोई जिंदा जानवर लाए हो? ये सुनकर मैक्स ने धीरे से अपना सिर उठाया और बोला, हम अपने साथ 8 शानदार घोड़े लाए हैं जो सराय के तबेले में बंधे हैं। मैं अभी वेटर से कहकर उन्हें आपके लिए तैयार करवाता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से अपने आदमियों को लेकर चला गया, जैसे उसे डर हो कि मैं अपना मन ना बदल लूं। उनके जाने के बाद मैंने ओल्ड आर्थर की तरफ देखा। आर्थर, क्या ये खून के काम आएंगे? ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम स्प्रिंग वैली के बहुत करीब है। अगर सच में स्प्रिंग वैली का कोई मास्टर बुराइयों का खात्मा करने आ गया तो तुम क्या जवाब दोगे? मैंने कहा, ठीक है, मैं आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। ये हुई ना बात, ओल्ड आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा और घोड़े लाने के लिए वेटर के पीछे चला गया। वहीं मैं कमरे में वापस आया, कुएं को खाना खिलाया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अगली सुबह ओल्ड आर्थर सराय में लौटा और मेरी तरफ एक छोटा जार फेंका। ये लो तुम्हारा हिस्सा, इसमें तुम्हारे अगले 3 महीने के लिए काफी खून है। अगर तुम इसे संभल कर इस्तेमाल करो तो ये 1 साल तक भी चल सकता है। सही कहा। खैर, मैं आज ही स्प्रिंग वैली जा रहा हूँ। इतना कहकर वो मुड़ा और चल दिया। मैं भी बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। ओल्ड आर्थर ने भी मुझे भगाने की कोशिश नहीं की। इस तरह हम, एक बूढ़ा, एक बच्चा और एक कौवा, उस भीड़ भाड़ वाले शहर से निकलकर पूरब में स्प्रिंग वैली की तरफ बढ़ चले। कुछ घंटों बाद हमें दूर पहाड़ के सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ इतना ऊंचा था कि बादलों को छू रहा था। पेड़ के पीछे सफेद बादल तैर रहे थे। इस जादुई नजारे को देखकर ओल्ड आर्थर जोश से भर गया और उसके कदम अपने आप तेज हो गए। उस विशाल पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बिना काम के ट्रेनिंग करने वालों को, परेशान करने वालों को मार दिया जाएगा। ये देखकर ओल्ड आर्थर ने सावधानी से एक गोल्ड टोकन निकाला, सिर झुकाया और उसे अपने सिर के ऊपर उठाते हुए बोला, मैं स्प्रिंग वैली का टोकन लेकर आया हूँ। कृपया मुझे घाटी में आने दें और जादू सीखने का मौका दें। थोड़ी देर बाद एक आदमी उस विशाल पेड़ से उड़ता हुआ नीचे आया। टोकन मुझे दो, उसने कहा। उसके इतना कहते ही ओल्ड आर्थर के हाथ से टोकन उड़कर उस आदमी के हाथ में चला गया। ये असली है। ये टोकन सिर्फ एक इंसान को अंदर जाने की इजाजत देता है। तुम जाओगे या ये बच्चा? ओल्ड आर्थर खुशी से उछल पड़ा। मैं जाऊंगा। वो आदमी जोर से हंस पड़ा। तुम खुद को देखो, तुम्हारे बाल सफेद हो चुके हैं। तुम 70-80 साल के होगे और अभी जादू सीखने के सपने देख रहे हो। बेहतर होगा कि तुम अपने परिवार के किसी बच्चे को भेजो, शायद उसमें कोई बात हो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं बस जादू सीखना चाहता हूँ, ओल्ड आर्थर ने कहा और मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरा यहाँ होना उसे खटक रहा हो। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये टोकन ना होता तो तुम जैसे बूले इंसान को अंदर जाने का मौका कभी नहीं मिलता। ओल्ड आर्थर बहुत खुश हुआ। शुक्रिया मास्टर, मुझे अंदर ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वे मुड़कर जाने लगे, मैंने कहा, मास्टर, मेरे पास भी एक टोकन है। ये सुनकर वो आदमी रुका और पीछे मुड़ा। ओल्ड आर्थर भी हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। जब उन्होंने मेरे हाथ में टोकन देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हंटर, तुम मरने के बाद भी चैन से नहीं बैठे। तुम्हारे पास 2 टोकन थे, तभी तो तुम सारा को भगा ले गए थे। और ये छोटा शैतान पूरे रास्ते इतना शांत इसलिए था क्योंकि वो सही मौके का इंतजार कर रहा था। तुम हंटर के परिवार वाले कभी सुधर नहीं सकते। उस आदमी ने कहा, आज पता नहीं क्या बात है, कई सालों में कोई एक इंसान नहीं आता और आज एक साथ 2 आ गए। तुम्हारा टोकन भी असली है, तुम भी हमारे साथ आओ। इसके बाद ओल्ड आर्थर की नफरत भरी नजरों के बीच मैं उस आदमी के पीछे पीछे मुड़ते हुए रास्तों से होकर स्प्रिंग वैली के अंदर पहुंच गया। स्प्रिंग वैली में नीले और ग्रे कपड़े पहने हुए स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे और कभी कभी हमारे सिर के ऊपर से उड़ती हुई तलवारें भी गुजर रही थी। हमें एक ऑफिस में ले जाया गया जिसका नाम मैनेजमेंट रूम था। डीकन रे, जब मैं मेन गेट पर गश्त कर रहा था तब ये दोनों अपने अपने टोकन लेकर यहाँ एडमिशन लेने आए। कृपया आप इन्हें चेक कर लीजिए। डीकन रे ने दोनों टोकन को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है केविन, मैंने देख लिया, तुम और लुइस अपनी गश्त पर वापस जाओ। वो आदमी खुशी से मुस्कुराया। शुक्रिया डीकन रे। फिर उसने जल्दी से अपनी कमर से एक पहचान पत्र निकाला। तभी डीकन रे के पीछे रखे एक पत्थर से 2 चमकदार रोशनी निकली
और उस कार्ड में चली गई। तुम दोनों जाकर अपना हाथ उस पत्थर पर रखो और अपनी जादुई ताकत चेक कराओ। अगर तुम्हारा नाम नहीं आया तो तुम कभी जादू नहीं सीख पाओगे और जिंदगी भर नौकर बनकर रहोगे। ओल्ड आर्थर ने घबराहट में थूक निकला, धीरे धीरे पत्थर के पास गया और अपना हाथ उस पर रख दिया। आर्थर 93 साल, हेल्पर, लेवल 5 की ताकत। ओल्ड आर्थर ने खुशी से डीकन रे की तरफ देखा। क्या इसका मतलब है कि मुझ में जादुई ताकत है? क्या अब मैं नौकर नहीं बनूंगा? तुम्हारी ताकत सबसे निचले स्तर की है। अगला। इसके बाद मैं भी पत्थर के पास गया और उस पर हाथ रख दिया। मुझे अपनी हथेली में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। पत्थर पर लिखा आया, हैरी, 12 साल, हेल्पर, लेवल 4 की ताकत। ये देखकर डीकन रे थोड़ा हैरान हुआ। लेवल 4 बुरा नहीं है, तुम्हारे पास बाहरी टीम में शामिल होने का मौका है। ओल्ड आर्थर ने अपने हाथ जोड़कर डरते हुए पूछा, डीकन रे, तो क्या मैं भी अपनी लेवल 5 की ताकत के साथ बाहरी टीम में जा सकता हूँ? बाहरी टीम? मुझे तो लगता है कि तुम सीधा कब्र में जाओगे। बाहरी टीम में जाने के लिए तुम्हें कम से कम लेवल 4 तक की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इस बच्चे को भी अपनी लेवल 4 की ताकत के साथ कम से कम 10 साल लगेंगे। तुम्हारी तो उम्र भी बहुत हो चुकी है और ताकत भी कम है। तुम और कितने साल जिंदा रहोगे? खुशकिस्मत मानो कि तुम नौकर नहीं बल्कि हेल्पर बन गए। डीकन रे की बातें सुनकर ओल्ड आर्थर बहुत उदास हो गया। आज से तुम दोनों जादुई खेतों में हेल्पर के तौर पर काम करोगे। तुम लोग खेती करने के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी करोगे। खेतों में जो भी फसल होगी उसका 20% हिस्सा तुम अपने पास रख सकते हो। हर 6 महीने में तुम्हें अपनी फसल जमा करानी होगी और तुम्हें 5 क्रेडिट मिलेंगे। इतना कहकर उसने अपनी कमर पर हाथ फेरा और टेबल पर हेल्पर की 2 ग्रे रंग की ड्रेस और 2 हल्के ग्रे रंग के कार्ड रख दिए। हम दोनों आगे बढ़े और अपने कपड़े और कार्ड ले लिए। फिर डीकन रे ने नीले कपड़े पहने एक और स्टूडेंट को बुलाया। जैक, तुम इन्हें इनके खेत दिखा दो। जी डीकन रे, तुम दोनों मेरे साथ आओ। इसके बाद हमें एक समतल घाटी में ले जाया गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, नीले कपड़े पहने एक मोटा सा आदमी मुस्कुराते हुए हमारे पास आया। अरे जैक, तुम यहाँ कैसे? मैनेजर टॉम, मैं इन दोनों नए हेल्पर्स को छोड़ने आया हूँ, जैक ने कहा और फिर उसने मुझे और ओल्ड आर्थर को उस मोटे आदमी से मिलवाया। ये मैनेजर टॉम है जो बस कुछ ही दिनों में हमारी मुख्य टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। ये इन जादुई खेतों के मैनेजर भी है। अब से तुम्हें इनकी हर बात माननी होगी। मन लगाकर खेती और ट्रेनिंग करो ताकि तुम भी लेवल 4 पार करके बाहरी टीम में आ सको। ये सुनकर मैनेजर टॉम थोड़ा हैरान हुआ। नए स्टूडेंट्स को चुनने में तो अभी 1 साल बाकी है। फिर ये दोनों इस वक्त कैसे आ गए? इन दोनों के पास स्पेशल टोकन थे। मैनेजर टॉम को बात समझ में आ गई। तुम चिंता मत करो जैक, मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगा। जाने से पहले जैक ने मुझे एक स्पेशल कार्ड दिया। तुम दोनों यहाँ नए हो, इस कार्ड में हमारे यहाँ के सारे नियम लिखे हैं। उम्मीद है कि हम जल्द ही बाहरी टीम में मिलेंगे। जैक के जाते ही मैनेजर टॉम का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुम दोनों यहाँ क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो? अपने नाम बताओ और रजिस्टर में एंट्री करो। मैनेजर टॉम, मेरा नाम आर्थर है। ओल्ड आर्थर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि मैनेजर टॉम गुस्से से आगे बुला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैनेजर टॉम बुलाने की? तुम बस एक बेकार बोले हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हें अभी तक नौकर नहीं बनाया गया है। ओल्ड आर्थर ने अपने होंठ भींचे और सिर नीचे कर लिया। टोकन मिल गया तो खुद को स्टूडेंट समझने लगे। तुम लोग बस मामूली हेल्पर हो। उसकी डांट फटकार के बीच हम दोनों ने अपने नाम, उम्र और ताकत का लेवल रजिस्टर में दर्ज करा दिया। फिर वो हमें 2 खेतों के पास ले गया। हर खेत कुछ एकड़ बड़ा था और हर खेत के आखिर में एक छोटा सा पत्थर का घर बना था। कल से खेतों में काम शुरू कर देना। कुछ समझ ना आए तो दूसरों से पूछ लेना। बिना वजह मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर मैनेजर टॉम वहां से चला गया। हम दोनों खेतों के बीचों बीच खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। तो जादुई दुनिया के लोग भी आम इंसानों की तरह ही घमंडी होते हैं। ओल्ड आर्थर की बात सुनकर मैंने भी सिर हिलाया और अपने कंधे पर बैठे कौवे को देखा। पूरे रास्ते ये कौवा बहुत बेचैन रहा था। स्प्रिंग वैली के किसी भी बड़े से बड़े मास्टर ने इसे घास तक नहीं डाली। आर्थर, आप कौन सा खेत लेंगे? मैं कौन सा लूंगा? ये कहकर ओल्ड आर्थर ने अपना हाथ उठाया ही था कि तभी थोड़ी दूर से किसी की आवाज आई। ओल्ड आर्थर रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। मैं भी किसी परेशानी से बचने के लिए जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। उस आवाज के साथ ही खेतों के पास से 3 लोग बाहर आए। जिस आदमी ने आवाज लगाई थी वो करीब 30 साल का लग रहा था। उसने पास आकर हमें समझाया, जब तक अखाड़े में कोई मैच ना हो या साल का बड़ा टूर्नामेंट ना चल रहा हो तब तक यहाँ आपस में लड़ना सख्त मना है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। मेरा नाम जॉन है। मैं यहाँ पिछले 20 साल से हूँ। तुम मुझे जॉन बुला सकते हो। उसके साथ खड़े 2 और लोगों में से एक काफी लंबा चौड़ा और मजबूत था। उसका नाम सैम था और दूसरी एक 16-17 साल की लड़की थी जिसका नाम लिली था। जब ओल्ड आर्थर को पता चला कि यहाँ लड़ना मना है तो उसने मुझे पीटने का इरादा बदल दिया। उसने उन तीनों से जादुई खेतों के बारे में कुछ सवाल पूछे। ये देखकर कि हमें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, जॉन ने हमें खेती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। ओल्ड आर्थर ने मुझे घूरते हुए कहा, कल वो स्पेशल कार्ड मुझे दे देना जो जैक ने तुम्हें दिया था। ठीक है आर्थर, और इस किवे का क्या? अगर तुम्हें पालना है तो पालो। मैं अब सही रास्ते पर चलकर असली जादू सीखूंगा। मैं अब खून वाले जादू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतना कहकर ओल्ड आर्थर गुस्से में मुड़ा और अपने घर चला गया। ये देखकर मैं भी अपने कपड़े, वो कार्ड और कौवे को लेकर अपने कमरे में चला गया। नहाने धोने के बाद मैंने हेल्पर वाली ड्रेस पहनी और बिस्तर पर बैठकर उस कार्ड को अपने माथे से लगा लिया। उस कार्ड में स्प्रिंग वैली के शुरुआती जादू के बारे में लिखा था जिसे ब्लू रिवर मैजिक कहा जाता था। मैंने उस तरीके से 1 घंटे तक खूब कोशिश की लेकिन मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर मैंने जैक के दिए गए नियमों वाले कार्ड को पढ़ा। उस कार्ड को पढ़ने और जॉन की बातें याद करने के बाद मुझे समझ आ गया कि स्प्रिंग वैली कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सके। यहाँ के अपने सख्त नियम है। यहाँ हर छोटी बड़ी चीज के लिए नियम बनाए गए हैं। अगर आप नियमों का पालन करेंगे तो आपको इनाम में क्रेडिट मिलेंगे
जिनसे आप कोई भी जादुई चीज खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपने नियम तोड़े तो आपको बहुत बुरी सजा मिलेगी, यहाँ तक कि आपकी जादुई ताकत भी छीनी जा सकती है। फिलहाल मुझे सिर्फ खेतों के नियम याद रखने पर ध्यान देना होगा। इन सब में मुझे अचानक कौवे के काव काव करने की आवाज सुनाई दी। उसे फिर से भूख लगाई थी। मैंने घोड़े के खून वाला जार खोला और कौवा खुशी से मेरे पास आ गया। जब उसका पेट भर गया तो मैंने उसे बाहर जाने का इशारा किया। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और खून वाले जादू की ट्रेनिंग शुरू कर दी। आखिर स्प्रिंग वैली का शुरुआती जादू तो मैं सीख नहीं पाया था। अब खुद को बचाने के लिए मुझे इसी जादू का सहारा लेना होगा। अगली सुबह ओल्ड आर्थर मुंह लटकाए मेरे दरवाजे पर वो स्पेशल कार्ड लेने आया। थोड़ी देर बाद जॉन, सैम और लिली भी हमसे मिलने आए। इतनी सुबह खेतों में काम करने की बजाय तुम सब यहाँ क्या गपशप लड़ा रहे हो? मैनेजर टॉम की डांट सुनकर जॉन और बाकी दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वे बिल्ली को देखकर भागने वाले चूहों की तरह वहाँ से खिसक गए। मैनेजर टॉम हाथ पीछे बांधे हुए हमारे सामने आया। अच्छा हुआ तुम दोनों यही मिल गए। मैं तुम्हारे लिए नीले चावलों के बीज लाया हूँ। ध्यान रखना, इन्हें खाना मत। ये खास तरह से तैयार किए गए जादुई बीज है। अगर किसी ने एक भी बीज चुरा कर खाया तो तुरंत पता चल जाएगा। ये नीले चावल हर 6 महीने में कटते हैं। हर एकड़ में कम से कम 50 किलो चावल पैदा होने चाहिए। अगर तुमने इतना उगा लिया तो तुम 10% हिस्सा अपने पास रख सकते हो और इसके लिए तुम्हें इनाम भी मिलेगा। अगर पैदावार 30 किलो से 50 किलो के बीच हुई तो कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन तुम एक भी चावल अपने पास नहीं रख पाओगे। और अगर पैदावार 30 किलो से कम हुई तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर मैनेजर टॉम ने बीजों की 2 थैलियां नीचे फेंकी और जाने लगा। ये देखकर ओल्ड आर्थर ने तुरंत कहा, मैनेजर टॉम जरा रुकिए, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जो पूछना है जल्दी पूछो। मैनेजर टॉम ने चिढ़ते हुए कहा, डीकन रे ने तो कहा था कि हम अपनी फसल का 20% हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत सुना था? ये सुनकर मैनेजर टॉम आगे बुला हो गया। हाँ, तुम 20% रख सकते हो, लेकिन ये तुम्हारा पहला साल है और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। जब तक चावल तैयार नहीं होते तब तक तुम्हें खाना पीना कौन देगा? मैं ही दूंगा ना। वो 10% हिस्सा तुम्हारे खाने पीने का ही खर्च है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम जैसे बूले की कोई परवाह है? तो क्या हम अपने खाने पीने का इंतजाम खुद नहीं कर सकते? हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। ओल्ड आर्थर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैनेजर टॉम ने अपनी 2 उंगलियां जोड़ी और कुछ बड़बड़ाया। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी हवा को चीरती हुई आई और ओल्ड आर्थर दूर जाकर गिरा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। तुम बेकार बूने, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कोई सौदा कर रहा हूँ? अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मैं ये सब देखकर हैरान था और मुझे वो दिन याद आ गया जब गुंडों ने हमारे घर पर कब्जा किया था। मैंने मन ही मन ओल्ड आर्थर का शुक्रिया अदा किया। जादुई दुनिया में कदम रखते ही उसने मुझे जिंदा रहने का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। मैंने ओल्ड आर्थर को सहारा देकर उठाया और उसे उसके घर तक ले गया। फिर मैंने उसकी बीजों की थैली भी उठाकर अंदर रख दी। ओल्ड आर्थर बिस्तर पर लेटे हुए मुझे इधर उधर भागते देख रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नरमी आ गई थी। बच्चे, तुम मेरी देखभाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि मैं कल तुम्हें पीटना चाहता था? मैंने अपना सिर खुजाते हुए कहा, आर्थर, पूरे रास्ते आप मेरे साथ रूखेपन से पेश आए, लेकिन आपने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आप सच में मैनेजर टॉम की तरफ बुरे होते और मेरा सामान लूटना चाहते तो आप मुझसे इतनी बातें नहीं करते। ओल्ड आर्थर मुस्कुराया। उसकी थकी हुई आंखों में एक चमक थी। दोपहर में मैनेजर टॉम फिर से आया और उसने मुझे और ओल्ड आर्थर को उसने कोई सफाई नहीं दी और मुड़कर चला गया। रात को जब सैम ओल्ड जॉन को देखने आया तब हमें पता चला कि इस स्पिरिट राइस में ऊर्जा है जो हमारी ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ा सकती है। इससे मुझे उस कॉपी किए गए टोकन की याद आ गई और एक सरप्राइज की भी। अगर मैं स्पिरिट राइस को कॉपी कर सकूं तो मेरा कल्टीवेशन का सफर बहुत आसान हो जाएगा। सैम भाई, क्या आपके पास थोड़ा स्पिरिट राइस है? क्या मैं देख सकता हूँ कि ये स्पिरिट राइस कैसा दिखता है? ये उन बीजों से पक्का अलग होगा जो हमें मिले थे। सैम ने थोड़ी झिझक के साथ अपना सिर खुजलाया और कहा, हाँ पका हुआ स्पिरिट राइस बीजों से अलग होता है। मेरे पास थोड़ा स्पिरिट राइस बचा है, लेकिन मुझे भी अपनी ट्रेनिंग करनी है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। उसका टैलेंट लेवल 4 था। उसे इस रास्ते पर आए 5 साल हो गए थे और इस साल वो लेवल 3 को पार करने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए थोड़ी सी भी ट्रेनिंग बहुत कीमती थी। सैम भाई, मुझे आपका स्पिरिट राइस उधार नहीं चाहिए। मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ये दिखता कैसा है। सैम ने काफी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मेरा इंतजार करना, मैं अभी लाकर तुम्हें दिखाता हूँ। अपने कमरे में लौटने के बाद मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा और सैम आ गया। सैम के हाथ में 2 साफ कपड़े की पोटलियां थी। एक पोटली खोलने पर उसमें मुट्ठी के आकार का पका हुआ चावल था। ये स्पिरिट राइस से बना हुआ राइस बॉल था। दूसरी पोटली में एक मुट्ठी भर हल्के चमकते हुए दूधिया सफेद चावल थे। यही असली स्पिरिट राइस था। सैम भाई, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? सैम ने हाँ में सिर हिलाया। उसने मुझे स्पिरिट राइस बॉल दे दिया। मैंने उसे पकड़ा और कपड़े के आर पार ही उसे महसूस किया। मेरा मन हल्का सा ढोला। बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जब मैंने टोकन कॉपी किया था। इसके तुरंत बाद मेरी जेब में कुछ भारीपन सा आ गया। काम हो गया। मैंने अपनी खुशी को छुपाते हुए पूरी गंभीरता से सैम को धन्यवाद कहा। सैम ने दोनों पोटलियां समेटी और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें देर सवेर इसके बारे में पता चल ही जाता। मैंने बस तुम्हें पहले दिखा दिया। सैम के जाने के बाद मैंने अपनी जेब से कपड़े की पोटली निकाली। उसे खोलने पर एक छोटा सा स्पिरिट राइस बॉल मेरे हाथ में आ गया। उस रात मैंने जल्दबाजी में ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि मैं अगले दिन का इंतजार कर रहा था ताकि मैं इसकी एक और कॉपी बना सकूं। अगले दिन शाम को मैंने अपना वो इकलौता राइस बॉल बाहर निकाला और उसे कॉपी करना शुरू किया। पलक झपकते ही वो राइस बॉल 2 में बदल गया। मैंने जल्दी से एक राइस बॉल छुपा लिया और दूसरा खा लिया। उसके बाद मैंने
अपनी ट्रेनिंग तकनीक के अनुसार शरीर में ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश की। उस स्पिरिट राइस बॉल के असर से मैंने आधी रात तक ट्रेनिंग की और मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि मैं पूरी तरह से ताजा महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि मेरे अंदर कई बार ऊर्जा का बहाव शुरू हुआ है। हालांकि मैं लेवल 1 से अभी दूर था, लेकिन अब ये कोई नामुमकिन चीज नहीं लग रही थी। अगले दिन सुबह जल्दी मैं अपने खेत में काम करने के लिए बाहर निकला। टॉम, सैम और लिली मेरे पास आए और मुझे खेती करने के कुछ तरीके सिखाने लगे। सच कहूं तो इस वैली के सभी लोग मैनेजर स्मिथ की तरह बुरे नहीं थे। तभी ओल्ड जॉन भी बाहर आया और अपने खेत में काम करने लगा। मैंने उसे देखा तो पाया कि वो बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। मुझे लगा कि उसने अपनी चोटें ठीक करने के लिए उस जादुई खून का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद वाले दिनों में मैं यही रूटीन फॉलो करता रहा। राइस बॉल कॉपी करना, कुएं को खिलाना, ट्रेनिंग करना और खेती करना। पता ही नहीं चला और एक महीना बीत गया। ओल्ड जॉन और मेरी दोस्ती भी गहरी हो गई। वो कभी कभी मेरी मदद करने भी आ जाता था। एक रात जब मैंने राइस बॉल खाया तो मुझे अंदर से एक पक्का विश्वास महसूस हुआ। मेरे शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से जमा हो चुकी थी। मुझे लगा कि आज मैं ऑफिशियली लेवल 1 में पहुंच जाऊंगा। एक खास पॉइंट के खुलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में ऊर्जा की एक ना रुकने वाली लहर दौड़ रही हो। ऊर्जा पूरे शरीर का चक्कर लगाकर मेरे पेट के पास जमा हो गई। लेवल 1 पूरा हो गया। आखिरकार मैंने कल्टीवेशन के असली रास्ते पर कदम रख दिया था। मेरा मन खुशी से झूम उठा और मैंने तुरंत ओल्ड जॉन की सिखाई हुई ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल किया। मैंने एक ही बार में खून की 2 बूंदें बना ली। थोड़ा जोर लगाता तो तीसरी बूंद भी बन जाती, और अगर मैं इसमें अपनी कॉपी करने की ताकत जोड़ दूं तो मैं इसे 4 बार इस्तेमाल कर सकता हूं। तभी दरवाजे पर काव-काव की आवाज आई। मैं बहुत अच्छे मूड में था तो मैंने उठकर दरवाजा खोला। बड़ा कौवा बेताबी से उड़कर अंदर आया और मेरे कंधे पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था मानो पूछ रहा हो कि मैंने आज उसे खाने को क्यों नहीं दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। मैंने जार उठाया पर वो खाली था। ओहो बड़े कौवे, ओल्ड जॉन ने मुझे जो जादुई खून दिया था वो 2 साल तक चलना चाहिए था, लेकिन तुमने 2 महीने से भी कम समय में उसे चट कर दिया। मेरा इतना सारा सामान खाने के बाद तुम पेट भरकर भाग नहीं सकते। बड़े कौवे ने उलझन में मुड़कर मेरी ओर देखा। मैंने तुरंत खून की 2 बूंदें निकाली और उसकी तरफ उछाल दी। इसे खा लो, आज से तुम मेरे पालतू कौवे हो। जैसे ही कौवे ने खून की वो 2 बूंदें निकली, मैंने मौका देखकर पेट टाइमिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और उस बड़े कौवे को पूरी तरह से अपना बना लिया। मेरे अच्छे पक्षी, अब से मेरे लिए काम की चीजें ढूंढ कर लाना ताकि मैं इमॉर्टल बनने के रास्ते पर आगे बढ़ सकूं। काव काव, बड़े कौवे ने खुशी से जवाब दिया, मानो कह रहा हो कि वो अपने मालिक की सेवा के लिए तैयार है। रात के अंधेरे में जवाब देने के बाद वो उड़ने वाला था कि मुझे अचानक हमारे सेक्ट के बहुत सारे नियमों की याद आ गई। मैंने जल्दी से कहा, बस जंगली जादुई जड़ी बूटियां और फल ही ढूंढना, किसी और के खेत या सेक्ट के बगीचे में मत जाना, कोई मुसीबत मत खड़ी करना, और हाँ, अब से रात में ही आना, लोगों के सामने मत आना। कौवे ने अब मुझे अपना मालिक मान लिया था और हम दोनों के विचार भी कुछ हद तक जुड़ गए थे, इसलिए मेरी बातें समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने सिर झुकाकर एक बार काव किया और अपने पंख फैलाकर उड़ गया। अब मैं लेवल 1 पर पहुंच चुका था तो जादू सीखने का समय आ गया था। मेरी ट्रेनिंग टेक्निक में 2 जादुई स्पेल थे। पहला था हवा पर काबू पाना। इसे पैरों में इस्तेमाल करके तेज दौड़ सकते थे और हाथों से इसे दुश्मन पर हमला करने के लिए छोड़ सकते थे। पहले मैनेजर स्मिथ ने इसी स्पेल से ओल्ड जॉन को हवा में उड़ा दिया था, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया था। ये सबसे बेसिक विंड स्पेल था। दूसरा था पानी पर काबू पाना। इसे सीखने के बाद आप पानी की छोटी सी धारा को अपनी मनचाही जगह पर ले जा सकते थे। मैंने ध्यान से सोचा, ये दोनों स्पेल खेतों में पानी देने के लिए बहुत बढ़िया है। विंड स्पेल से मैं तेजी से पानी ला सकता था और वाटर स्पेल से सीधा खेतों में पानी डाल सकता था। सच में ये तो मजदूरों के लिए सबसे जरूरी स्किल थी। कुछ दिनों बाद ओल्ड जॉन एक खरगोश लेकर मेरे दरवाजे पर आया। बच्चे, आज मैं तुम्हें खरगोश खिलाऊंगा। कुछ ही देर में ओल्ड जॉन ने खाना तैयार कर लिया। उसने पूछा, मैंने तुम्हें जो कौवा दिया था वो कहाँ है? पता नहीं, शायद उड़ गया होगा, क्योंकि मैंने उसे सख्त हिदायत दी थी। इसलिए अब बड़ा कौवा दिन में छिपता था और रात में ही बाहर निकलता था। ना तो वो किसी को दिखता था और ना ही काव काव करता था। ओल्ड जॉन बोला, उड़ गया तो अच्छा ही है। उस रात जब बड़ा कौवा वापस आया तो उसके पीछे एक नॉर्मल साइज का कौवा भी था। वाह रे मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें अपने लिए जादुई जड़ी बूटियां ढूंढने भेजा था और तुम पहले अपने लिए एक साथी ले आए। बड़ा कौवा धीरे से काव किया। तुम्हारा मतलब है कि एक और साथी होने से चीजें ढूंढने में आसानी होगी? कौवे को समझदारी से सिर हिलाता देख मुझे हंसी आ गई। ठीक है, तुम्हारी बात में कुछ दम तो है। इसके बाद मैंने खून की एक बूंद निकाली और पेट टाइमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस नए कौवे को भी अपना बना लिया। अब मेरे पास एक और छोटा पालतू जानवर था। इस तरह आधा महीना और बीत गया। मैंने देखा कि मेरे खेत के पास चूहे के बिल बन गए थे। ये स्पिरिट चोर चूहे कहलाते थे। ये बिल्ली जितने बड़े होते थे, इनकी चमड़ी सख्त होती थी और ये जमीन में बहुत तेजी से घुसते थे। आम जादू से इन्हें मारना नामुमकिन था। टॉम और सैम अपने खेतों की देखभाल में बिजी थे, लेकिन मेरे और ओल्ड जॉन के पास इन चूहों से निपटने का कोई तरीका नहीं था। उस शाम ओल्ड जॉन चुपके से मेरे पास आया। बच्चे, हमारे पास स्पिरिट स्टोन कमाने का मौका आ गया है। मैंने मार्केट में पता किया है, एक चोर चूहे के बदले में 2 किलो स्पिरिट राइस मिलता है। हम दोनों अपने ब्लड स्पेल का इस्तेमाल करके कुछ चूहे मारेंगे और फिर उन्हें मार्केट में बेचकर स्पिरिट राइस या स्पिरिट स्टोन ले आएंगे। रात के अंधेरे में खेतों के बीच चोर चूहों की चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थी। हमारे खेतों में कुल 5 चोर चूहे हैं। मैं अपना ब्लड स्पेल 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और तुम 1 बार इस्तेमाल कर पाओगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो हम 4 मार देंगे, किस्मत खराब रही तो शायद 2 या 3। हम इसे 2 दिनों में बांट सकते हैं, ये ठीक रहेगा। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर हैरान था। ओल्ड जॉन ने
इतना जादुई खून पिया है, फिर भी वो बस मेरी जितनी ही खून की बूंदें बना सकता है। मैंने थोड़ा सोचा और धीरे से कहा, ओल्ड जॉन, मैं मुश्किल से दूसरी बूंद भी बना सकता हूँ। तुम सच में कमाल के बच्चे हो, पता नहीं तुम ट्रेनिंग कैसे करते हो। ये कहकर ओल्ड जॉन ने और कोई सवाल नहीं किया। उसने एक हाथ से इशारा करके खून की एक तेज बूंद बनाई जो अंधेरे को चीरती हुई सीधे एक चोर चूहे की चमड़ी के आर पार हो गई। उस चोर चूहे की चमकती आंखें तुरंत बुझ गई। खून की हल्की सी महक हवा में फैल गई। 2 किलो स्पिरिट राइस हमारी मुट्ठी में था। ओल्ड जॉन बहुत खुश हुआ। फिर उसने खून की महक सूंघी और अचानक अपना थूक निगलते हुए बड़बड़ाया, इस खून में स्पिरिट ऊर्जा है। अगर मैं इसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करूं तो क्या बात है। ओल्ड जॉन, क्या तुमने फिर से ब्लड ट्रेनिंग शुरू कर दी है? मेरी ट्रेनिंग की स्पीड बहुत धीमी है। अगर मैं सिर्फ नॉर्मल टेक्निक से ट्रेनिंग करूं तो मरते दम तक असली कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा। ये कहकर ओल्ड जॉन फिर से खेत में दूसरे चूहों को ढूंढने लगा। जल्द ही ओल्ड जॉन ने 2 और चूहों को मार गिराया। इसके बाद वो बेताबी से अपने होंठ चाटते हुए उन 3 मरे हुए चूहों को उठाकर जल्दी से अपनी झोपड़ी की तरफ लौट गया। ओल्ड जॉन के जाने के बाद मुझे भी थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। अगर मेरा निशान चूक जाता तो दोबारा उसे बनाना मुश्किल होता। अब मैं मुश्किल से चौथी बूंद बना सकता हूँ और अगर इसमें मैं अपनी कॉपी करने वाली ताकत जोड़ दूं तो मैं इसे 5 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि हद से ज्यादा अपनी काबिलियत दिखाना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में मुझे सावधान रहना होगा। यहाँ तक कि ओल्ड जॉन के सामने भी। इसके बाद मैं दोनों खेतों में थोड़ा घुमा और ये देखकर हैरान रह गया कि वहां 5 नहीं बल्कि 7 चोर चूहे थे। ये मेरी प्रैक्टिस के लिए एकदम सही थे। जल्द ही मैं उन चूहों को लेकर अपनी पत्थर की झोपड़ी में लौट आया। लेकिन अब मेरे सामने एक और मुश्किल थी। अगर मैं ये सब ओल्ड जॉन को दे दूं तो मेरा राज खुल जाएगा, लेकिन अगर मैं उसे ना दूं तो खुद इन्हें ठिकाने लगाना मुश्किल होगा। मैं इसी सोच में डूबा था कि अचानक मेरी नजर उन 4 चूहों में से एक पर पड़ी। उसके पेट पर एक अजीब सा निशान था। इसका मतलब ये चूहा किसी का पालतू था। आखिर कौन ऐसे चोर चूहे को पालकर लोगों की पकने वाली फसल चुरा रहा था? पक्का इसके पीछे जो भी है वो कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। मैंने तुरंत उस निशान वाले चूहे को उठाया और ओल्ड जॉन की झोपड़ी की तरफ चल दिया। ओल्ड जॉन, कुछ गड़बड़ है, ऐसा कहते हुए मैंने वो निशान वाला चूहा उसे दिखाया। ये चूहा किसी ने पाला हुआ है। कोई जानबूझकर हमारा स्पिरिट राइस चुराने की कोशिश कर रहा है। ओल्ड जॉन ने ये देखा तो घबराकर अपने मारे हुए 3 चूहों को चेक किया। उनमें से एक चूहे के पेट पर भी वैसा ही निशान था। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये दोनों चूहे एक ही इंसान के पाले हुए हैं जिन्हें हम दोनों ने मार दिया है। क्या वो इंसान अब हमें ढूंढते हुए यहाँ आएगा? मैंने थोड़ा सोचा और कहा, ओल्ड जॉन, परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। इस पूरी जगह पर सिर्फ मैनेजर स्मिथ और 2 अन्य बाहरी डिसाइपल रहते हैं। अगर ये चूहे उन्होंने पाले हैं तो बाहरी डिसाइपल होने के नाते वे हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। वो देर सवेर हमें ढूंढ ही लेंगे। वो पहले से ही काफी मालदार हैं, तो उन्हें चूहों के चुराए हुए थोड़े से सामान से फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये चूहे किसी आम मजदूर ने पाले हैं तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। उनका लेवल 3 से ज्यादा नहीं होगा। हम सीधा मैनेजर स्मिथ से उसकी शिकायत कर देंगे। वे लोग ऐसे चोर को पकड़कर बहुत खुश होंगे। मेरी ये बातें सुनकर ओल्ड जॉन भी थोड़ा शांत हुआ। तुम बच्चे मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हो। ओल्ड जॉन, अब इन निशान वाले चूहों का क्या करें? ये दोनों चूहे किसी ने पाले थे तो मैं इन्हें अपनी ब्लड ट्रेनिंग के लिए रख लेता हूँ। मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। बाकी बचे हुए चूहों को हम बेच देंगे। मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर मैंने एक और मरा हुआ चूहा निकाला और ओल्ड जॉन को दे दिया। फिर मैं अपनी झोपड़ी में लौट आया। लेकिन इससे पहले कि मैं चैन की सांस लेता, मैंने देखा कि बड़ा और छोटा कौवा काले तूफान की तरह तेजी से झोपड़ी के अंदर आए। बड़े कौवे ने अपनी चोंच खोली और उसमें से एक हरी टहनी धीरे से नीचे गिराई। उस टहनी के सिरे पर एक नीले रंग का फल लगा हुआ था जो किसी चमचमाते हीरे जैसा लग रहा था। उस नीले फल से जादुई ऊर्जा निकल रही थी जो उसके चारों ओर धुएं की तरह तैर रही थी। इसके साथ ही उसमें से एक बहुत ही मीठी महक भी आ रही थी। छोटे कौवे ने भी बड़े कौवे की तरह अपने मुंह से एक टहनी निकाली। उस पर भी एक वैसा ही नीला चमकदार फल लगा हुआ था। तो तुम लोगों ने जादुई फल ढूंढ लिए। मैंने जल्दी से उन दोनों फलों को प्यार से अपने हाथों में ले लिया। क्या और भी है? बड़े और छोटे कौवे ने अपना सिर नामे हिलाया। क्या ये किसी के हैं या जंगली है? कहीं तुमने इन्हें सेक्ट के बगीचे से तो नहीं चुराया? उन्होंने फिर से नामे सिर हिलाया। बहुत बढ़िया काम किया, आज मैं तुम दोनों को इनाम दूंगा। ये कहकर मैं केवों को खिलाने के लिए खून की बूंदें निकालने ही वाला था कि मैं अचानक रुक गया। मैंने अभी अभी 4 बार अपनी खून की बूंदें इस्तेमाल की थी। मेरे लिए अब और बूंदें निकालना बहुत मुश्किल था। ठीक उसी समय बड़ा कौवा उछलकर चोर चूहे के शव पर बैठ गया। वो मेरी तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए धीरे से काव किया, क्या तुम इस चूहे को खाना चाहते हो? बड़े कौवे ने सिर हिलाकर हामी भरी। ये देखकर छोटा कौवा भी झट से दूसरे चूहे पर बैठ गया, मानो उसे डर था कि कहीं वो भूखा ना रह जाए। ठीक है, ये तुम्हारे हुए। मैं सोच ही रहा था कि इनका क्या करूं। दोनों कौवे बहुत खुश हो गए। वे दोनों अपना अपना चूहा पकड़कर बाहर खाने चले गए। लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद दोनों कौवे नशे में धुत लोगों की तरह लड़खड़ाते हुए वापस आए। झोपड़ी में आते ही वे दोनों जमीन पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने बस बिस्तर के नीचे कुछ पुराने कपड़े बिछाए और उन दोनों सोते हुए कौवों को उन पर लिटा दिया। अगले दिन सुबह जब मैंने दोबारा बिस्तर के नीचे देखा तो दोनों कौवे अभी भी शांति से अपने घोंसले में सो रहे थे। उनके उठने के कोई आसार नहीं थे। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।